हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी पढ़ने वाले हैं हम, जो आपके एमपीएसआई में या पटवारी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से, ठीक है। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला यानी होती है वर्णों की माला, वर्णों की माला, ठीक है। वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। समझिएगा आप कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, परीक्षा में बहुत आता है ये प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई तो कौन सी होती है? तो वो होती है वर्ण, ठीक है। आपको ये नहीं पूछा कि भाषा की मौखिक इकाई या लिखित इकाई, ठीक है। ये पूछा है सिर्फ भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है वर्ण। अब वर्ण होता क्या है, ठीक है। वर्ण क्या है, कैसे हम समझेंगे? तो ये हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते हैं कि वर्णमाला, पहला टॉपिक ही ये होता है वर्णमाला, और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से ये पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए, ठीक है। तो चलते हैं आगे कि वर्ण क्या होता है। जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, भाषा जब अस्तित्व में नहीं आई थी, तो सबसे पहले मनुष्य क्या करता था? कोई भी ध्वनि उसके मुख से निकलती थी, यानी ध्वनि का उच्चारण होता था। कैसे होता था? मौखिक रूप में, यानी मौखिक भाषा थी। तो क्या होता है कि अब भाषा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मौखिक, लिखित। दो प्रकार की भाषाओं की हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा यानी जो ध्वनि जिसका वो उच्चारण करता था मनुष्य, ध्वनि जो उसके मुख से निकलती थी, यानी कोई भी आवाज़ या साउंड, तो उसी को क्या किया, उसको हमें ज़रूरत पड़ी, यानी मनुष्य को किसकी ज़रूरत पड़ी? उसके लिखित रूप की। जो ध्वनि वो मुख से निकाल रहा है, जो साउंड वो अपने मुख से निकाल रहा है, उसको लिखित रूप प्रदान करने की उसे एक ज़रूरत महसूस हुई। क्यों? कि वो अपने विचारों को किस तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, तो मैं अपनी बात को कह पा रही हूं किसके द्वारा? भाषा के माध्यम से, ठीक है। तो ये सब किसके माध्यम से होता है? भाषा के ही माध्यम से होता है। तो क्या हुआ फिर? जब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि जो ध्वनि हमारे मुख से निकल रही है उसको हम एक आकृति प्रदान करें, ठीक है, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी और जो भी लोग हैं, जो भी समाज आगे है बढ़ेगा, तो उन चीज़ों को वो किस तरीके से सीखेगा, समझेगा। तो उनको क्या प्रदान करना है? आकृति प्रदान करें, ताकि क्या हो कि उन चीज़ों की बाद में भी यदि ज़रूरत पड़े तो उनको वो पढ़ सकें, पढ़कर समझ सकें, ठीक है। तो उनके लिए क्या हुआ, जो ध्वनि मुख से निकालता था मनुष्य, उसी को लिखित रूप प्रदान करने की आवश्यकता हुई। जैसे कि उसने मुख से निकाला का साउंड, ठीक है, का साउंड उसने निकाला, तो इस तरीके से उसे आकृति प्रदान की। खा या आ, सबसे पहला मूल स्वर जो होता है आ, तो इस प्रकार के जो साउंड निकलते थे, जो ध्वनि उसके मुख से निकलती थी, उसको एक आकृति प्रदान कर दी। आकृति प्रदान की है, तो यही क्या है? ये वर्ण है, यानी लिखित रूप। किसका लिखित रूप? ध्वनि का। ध्वनि का लिखित रूप कर दिया ये। तो कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। ध्वनि क्या है? मौखिक रूप है, और वर्ण क्या है? भाषा का लिखित रूप, ठीक है। आया आपको? इतना समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है। यानी मुख से निकलने वाली, मुख से जो निकलती है वो क्या है? ध्वनि, यानी भाषा का मौखिक रूप। तो आप इस तरीके से समझिएगा कि भाषा का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, आप चाहें तो नोट्स तैयार करते जाइएगा, ठीक है, जो भी लिख रहे हैं। ध्वनि भाषा का कौन सा रूप होती है? मौखिक रूप, ठीक है, मौखिक रूप होती है। और वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा का लिखित रूप होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
यानी लिखित रूप पूछा। अब ये इससे क्या प्रश्न बनेगा, इससे ये प्रश्न बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है। यदि आपको मौखिक शब्द दे दिया उन्होंने तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिर ध्वनि लगाना पड़ेगा। आपको ये नहीं बोला कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तो फिर हम वर्ण लगाते हैं, वर्ण सही आंसर है। लेकिन यदि बोला उन्होंने कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ लिया, एक शब्द दे दिया मौखिक, तो आपको ध्वनि ही लगाना पड़ेगा क्योंकि मौखिक इकाई है वो। और यदि वर्ण भाषा की कौन सी होती है, लिखित। यदि लिखित शब्द दे दिया या फिर कोई भी शब्द नहीं दिया और ये पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तो वो आपका आ जाएगा फिर वर्ण। ये दोनों चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बारीकी से। ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम एग्ज़ाम में कभी कभी गलती कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको ये याद रखना है कि यदि प्रश्न आया लिपि की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, अब ये पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, लिपि की। लिपि क्या है, लिपि क्या होती है, भाषा को लिखने की जो शैली होती है, कि जो भाषा हमारी लिखी जा रही है, जैसे कि हमारी हिंदी भाषा हुई, अंग्रेजी भाषा हुई, पंजाबी हुई, इस तरीके की जितनी भी भाषाएं होती हैं, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि यानी जिस तरीके से उसे लिखा जा रहा है, जिस शैली या ढंग में उसे लिखा जा रहा है, वो होती है उस भाषा की लिपि। यानी हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे कि हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, देवनागरी। इससे भी प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ण मैंने लिखे थे, या आ हुआ, का हुआ, कोई भी वर्ण, वर्णमाला के कोई से भी वर्ण हुए, ये किस लिपि में लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं, इनकी लिपि है देवनागरी, ठीक है। इनकी लिपि क्या है, देवनागरी। यानी हमारी जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो है देवनागरी लिपि, ठीक है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा जैसे कि इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है, ऐसे, तो इसकी लिपि रोमन होती है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा की। तो इस तरीके से हर एक भाषा जो है सभी की अपनी एक लिपि होती है, यानी जिस शैली में उन्हें लिखा जा रहा है वो है उस भाषा की अपनी लिपि। तो याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो वर्ण क्या होता है मैंने बताया, आप लिखते जाइएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर लिखित इकाई, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या है, वर्ण कहते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, ठीक है। सबसे छोटी तो होती है लेकिन मौखिक होती है, मौखिक रूप में मौखिक इकाई होती है, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है। अब जो ध्वनि है उसी का क्या है, जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है वही क्या कहलाती है, वो अक्षर भी कहलाती है, ठीक है। जो ध्वनि हमारे मुख से निकल रही है, जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है वह अक्षर कहलाती है, ठीक है। कैसे कि एक शब्द लिखा मैंने राम, ठीक है, इसमें 2 अक्षर हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। एक शब्द लिखा है मैंने राम, उदाहरण के तौर पर समझिएगा, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं तो वो क्या है, ध्वनि है। राम हमने बोला, ये ध्वनि है,
तो इसमें कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, रा और मा। कितने हैं? 2 हैं। तो ये अक्षर हैं, ठीक है, क्या है? अक्षर। और यदि हम इन्हीं में ढूंढेंगे कि वर्ण कितने हैं इसमें, तो इसमें वर्ण हैं 4। कैसे हैं वर्ण 4? कि जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं, राम अक्षर 2 हैं लेकिन वर्ण 4 हैं। कैसे? रा में से हम क्या करेंगे? बड़ा आ अलग करेंगे, इसमें बड़ा आ की मात्रा है, बड़ा आ, फिर माँ में हल, और उसके बाद आ छोटा आ। तो ये कितने हो गए? ये 4 हो गए हैं, ठीक है। तो वर्ण कितने हैं? 4 हैं इसमें। क्यों है? क्योंकि वर्ण तो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, और उसे हम टुकड़ों में यानी वर्ण विच्छेद करते हैं। और जब हमने किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करके देखा तो हमें समझ आता है कि इसमें कितने वर्ण हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा आसानी से कि वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, अक्षर क्या होता है, ठीक है। आया समझ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं ये समझिएगा आप। लिपि मैंने आपको बता ही दिया है कि लिपि क्या होती है। लिपि होती है स्क्रिप्ट, ठीक है, यानी इंग्लिश में तो इसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये क्या होती है? शैली होती है। किसी भी भाषा को लिखने की शैली या उसका ढंग, किस तरीके से उसे लिखा जा रहा है, कौन सी भाषा को किस लिपि में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि भाषा को लिखने का तरीका या फिर लिखने का ढंग जिसमें उसे लिखा जा रहा है वही क्या होती है? उस भाषा की लिपि होती है। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। आ गया समझ? अब समझिए कि जो वर्ण है, वर्ण हमारा वर्णमाला पढ़ रहे हैं हम। वर्णमाला में किससे मिलकर बनी है? ये वर्णों से, वर्णों की माला। अब वर्ण मैंने आपको बता दिया कि वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो वर्णों से मिलकर क्या बनी है? वर्णमाला बनती है। पूरी वर्णमाला बनेगी वर्णों से मिलकर। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। प्रश्न बनता है वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? कौन से वर्णों से मिलकर बनी होती है वर्णमाला? तो 2 होते हैं, स्वर व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलकर ही बनी होती है वर्णमाला, ठीक है। तो 52 वर्ण आपको याद रखने हैं कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के भेद कितने भेद होते हैं वर्ण के? स्वर और व्यंजन, यही आपको लगाना है। इस तरीके से आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हो या हिंदी पढ़ रहे हो जो आपके किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। पूरी जो हिंदी व्याकरण होती है उसको डीपली पढ़ना पड़ता है। जैसे ये टॉपिक है वर्णमाला का, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस वाले टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन 2 तरह के वर्ण होते हैं। एक अयोगवा, जिनको हम अलग पढ़ेंगे, अयोगवा कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है। तो समझिए स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, ये हैं वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण कौन से होते हैं और व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? तो स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जो कि पूर्ण रूप से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, किसी और पे डिपेंड या निर्भर नहीं रहते हैं। क्या है ये? पूर्ण रूप से स्वतंत्र व मौलिक। कैसी प्रकृति के होते हैं? मौलिक प्रकृति के, यानी स्वतंत्र होते हैं। ये किसी और पर डिपेंड नहीं होते, अपने आप में ये स्वतंत्र यानी फ्री रहते हैं, ठीक है। अब व्यंजन कौन से होते हैं? व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं? ये होते हैं, ये स्वरों पर ही निर्भर रहते हैं, यानी स्वरों पर ही आश्रित रहते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। आ गया? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो होते हैं व्यंजन वर्ण,
ठीक है, यानी ये स्वरों पर ही निर्भर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने आपको बता ही दिया वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो मैं पढ़ा रही हूँ सबसे पहले आपको स्वर वर्ण। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्वर वर्णों के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा से मैं आपको समझाऊंगी। फिर उनकी संख्या कितनी होती है और उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनका वर्गीकरण। उसके बाद हम व्यंजन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर जो है हमारे, स्वर के बारे में, तो स्वर की परिभाषा आप लिख लीजिए किस तरीके से आप समझेंगे स्वर को। वे वर्ण जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र व मौलिक प्रकृति के होते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में, स्वर कहलाते हैं। अब वे वर्ण जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, यानी वो किसी और पर भी आश्रित नहीं है, ये अपनी खुद की ही सहायता से बोले जाते हैं, यानी ये पूर्ण रूप में स्वतंत्र हैं, किसी और वर्ण की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। ये कौन कौन से होते हैं देखिए आप। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, ये निम्न हैं, जैसे कि लिखते हैं हम अ, आ, ई, उ, और ये है ऋषि। ठीक है, फिर है ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा, यहाँ तक हमने लिख लिया है। ठीक है, तो समझिए ये हैं आपके स्वर वर्ण। कौन से वर्ण हैं, ये आपके स्वर वर्ण हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ध्यान से समझिए कि अ, ई, उ और ऋषि, ए, आई, ओ, औ, तो ये क्या हैं, आपके स्वर हैं, स्वर। और इनको मैंने अलग क्यों रखा है, इनको मैं आपको बताऊंगी। अंग और आहा को स्वर से अलग रखा हुआ है, मैंने लिखा है हालांकि, क्योंकि इनकी गिनती कुल स्वरों में की जाती है। ठीक है, कुल स्वरों में की जाती है। तो ये कितने होते हैं, स्वर की संख्या, स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या 11। ठीक है, प्रश्न बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। आपको 11 ही लगाना है। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछा जाता है स्वर की संख्या तो आपको 11 ही लगाना है। यदि आपसे बोला कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल शब्द लगा दिया तो आपको 13 बतानी है, क्योंकि कुल में इन दोनों की गिनती की जाती है, अंग और आहा की। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 13। ठीक है, 13 स्वर हो जाते हैं। इसलिए जब स्वर की संख्या पूछेंगे तो 11 और कुल स्वरों की संख्या पूछेंगे तो 13। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि आपको कुछ ऐसे शब्द दे दिए उन्होंने, कैसे, यदि उन्होंने बोला कि प्राय, सामान्यता या मूलतः शब्द आगे लगा के उन्होंने पूछा कि स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या, तो आपको क्या लगानी है, फिर 11 ही लगानी है, चाहे ये तीनों शब्द वो दे दें। ठीक है, प्राय, सामान्यता या मूलतः स्वर की संख्या कितनी होती है, तब भी क्या लगाना है, 11 ही लगाना है। केवल एक चीज़ देखना है कि यदि कुल शब्द लगाया है तो स्वर की संख्या पूछी है तो 13 लगाना है आपको। ठीक है, क्योंकि कुल स्वरों में इन दोनों की गिनती भी की जाती है, इसलिए कितने हो जाते हैं, 13 स्वर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आपको एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये 13 होते हैं और बाकी यदि पूछा तो 11 होते हैं स्वर। अब स्वर की मात्राओं के बारे में बताती हूँ। ठीक है, स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं, स्वर की मात्राएं होती हैं 10, जबकि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 11 होते हैं स्वर, लेकिन उनकी मात्राएं 10 क्यों होती हैं,
तो देखिए उनकी मात्राएं 10 क्यों होती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं स्वर, ठीक है, ऋषि, ए आई ओ औ अंग आहा, ठीक है, ये तो अलग ही हैं। तो क्या है फिर इसकी मात्रा क्या होती है। देखिए स्वर की मात्राएं जिनका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, व्यंजन वर्णों के साथ करते हैं। तो इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। इसकी मात्रा कैसी होती है, एक खड़ी पाई होती है। छोटी इसकी मात्रा क्या होती है कि वर्ण के आगे से सिरोरेखा के ऊपर तक जाती है, ठीक है, आया समझ में, वर्ण के आगे से जाती है। किस तरीके से कि व्यंजन वर्णों के साथ इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि व्यंजन वर्ण है गा, ठीक है, लिया हमने, गा है हमारा व्यंजन वर्ण। जब इसका प्रयोग हम बड़ा आ की मात्रा के साथ करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा आ की मात्रा इसमें लग गई है। फिर इसके बाद छोटी की मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे कि ये वर्ण के आगे से और सिरोरेखा के ऊपर लगती है, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ही फिर बड़ी की जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है, पीछे से जाती है वर्ण के पीछे से, किस तरीके से, ऐसे, ठीक है, सिरोरेखा के ऊपर तक, ठीक है, ये भी सिरोरेखा के ऊपर लेकिन आगे से जाएगी और ये पीछे से जाएगी। फिर इसके बाद छोटा ऊ की क्या होती है, नीचे, वर्ण के नीचे लगती है, इस तरीके से, ठीक है। ये बड़ा ऊ की मात्रा कैसी होती है, बड़ा ऊ की मात्रा कैसी होती है, इस तरीके से लगती है ये, ठीक है, वर्ण के नीचे। आया इतना समझ में। और ऋषि की मात्रा कैसी होती है, ऐसी, ऋषि की मात्रा कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा कि व्यंजन वर्णों के साथ स्वर की मात्राओं का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है, ये तो आपने पढ़ी भी होगी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखिए आप, एक ही मात्रा के कौन सी होती है, एक मात्रा होती है एक ही, जबकि इस पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, लेकिन इसकी मात्रा कैसी होती है, एक होती है, जो सिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आया। फिर इसकी मात्रा, आई की मात्रा दो होती हैं, दो मात्राएं, जबकि इसके वास्तविक रूप में एक मात्रा है, ठीक है। ये स्वरों का वास्तविक रूप है, कौन सा रूप है ये है वास्तविक, यानी जो रियल रूप है उनका, ठीक है, असली वाला वास्तविक रूप। और इनकी मात्राओं का रूप उसे क्या कहते हैं, मात्रिक रूप, वो वास्तविक रूप और ये है मात्रिक रूप। तो इसका जो वास्तविक रूप है इसमें एक मात्रा होती है, जबकि इनके मात्रिक रूप में दो मात्राएं होती हैं। तो वर्ण में कैसे, व्यंजन वर्ण में इस तरीके से प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओ की क्या मात्रा होती है, एक खड़ी पाई और एक सिरोरेखा के ऊपर मात्रा होती है। उसी प्रकार औ की होती है एक खड़ी पाई और दो मात्राएं, इस प्रकार इनका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये कितनी मात्राएं होती हैं कुल, ये होती हैं 10 मात्राएं, ठीक है। कितनी मात्राएं हो गई, ये 10 मात्राएं हो गई। तो स्वर की मात्राओं की संख्या जब आपसे पूछी जाती है तो आपको 10 लगानी है, ठीक है। और ये तो है हमारे, ये इनकी गिनती ये अलग है, मैंने आपको अभी बताऊंगी आगे चल के कि ये क्या है। ये हैं अयोग वा, क्या होते हैं, ये अंग और आहा को अयोग वा की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इन्हें स्वर में गिना नहीं जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ओ की मात्रा का भी प्रयोग मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे करेंगे, ठीक है, और औ की मात्रा का भी प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। तो ऐसे होती हैं व्यंजन वर्णों के साथ मात्राओं का प्रयोग, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप एक इस तरीके से लिख लीजिएगा, क्या इंपॉर्टेंट है ये, कि व्यंजन वर्णों के साथ, व्यंजन वर्णों के साथ स्वर की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। व्यंजन वर्णों के साथ स्वर की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, यानी उनके वास्तविक रूप का प्रयोग ना करके उनके मात्रिक रूप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि व्यंजनों के साथ स्वर की मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
आ गया समझ में? ये लाइन आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। जिस तरीके से भी आप नोट तैयार कर रहे हो आपको वैसे लिख के रखना है, ठीक है। अब करते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण। उनको हम वर्गीकरण करेंगे कि वो कितने भागों में उन्हें बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? पहला तो है हमारा मूल स्वर। पहला कौन सा है? मूल स्वर। और दूसरा है संधि स्वर। आया समझ में? उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं स्वर? मूल स्वर और संधि स्वर। अब मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये भी प्रश्न बनता है। तो ये होती है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये होते हैं आपके मूल स्वर और इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। आपको याद रखना है यही होते हैं चारों मूल स्वर। तो ये मूल स्वर में जब आप पढ़ते हैं कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं तो यही लिखना है। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, यानी जो छोटी प्रकृति के होते हैं और जिनको बोलने में कम समय लगता है, ठीक है। सबसे कम समय में उनका प्रयोग किया जा सकता है, उनको उच्चारित किया जा सकता है, तो वही होते हैं हमारे मूल स्वर। तो ये तो हो गया आपका पहला कि मूल स्वर कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 4 होते हैं मूल स्वर। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ठीक है। ये 4 होते हैं। और दूसरा क्या है फिर आपका? दूसरा है कि संधि स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा, आप नोट करते जाइएगा। जो भी आप तैयार कर रहे हो अपने नोट्स तैयार करें, ठीक है, उस तरीके से आप पढ़ते जाना। दूसरे क्या हैं? दूसरे हैं हमारे संधि स्वर। तो ये कौन से होते हैं? संधि स्वर कौन से होते हैं? संधि स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं? संधि स्वर होते हैं। क्या होते हैं वो? संधि स्वर कहलाते हैं ना, संधि स्वर कहलाते हैं। यानी उन्होंने दूसरे स्वरों से क्या कर लिया? हाथ मिला लिया, संधि कर ली उन्होंने, ठीक है। हाथ मिलाना कहते हैं ना, एक राजा दूसरे राजा के साथ संधि कर लेता है ना, समझौता कर लेता है। तो हाथ मिलाना यानी संधि करना। तो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे स्वर कौन से होते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? 2 कौन कौन से होते हैं? इनमें भी क्या आ जाएगा? इनका भी इनके भी पार्ट हैं कि संधि स्वर 2 तरह के होते हैं। कौन से? एक तो मूल दीर्घ संधि स्वर, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है संयुक्त संधि स्वर, ठीक है। तो ये 2 तरह के होते हैं, ये भी 2 तरह के ये होते हैं। संधि स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन इन क्या परिभाषा है, कैसे समझाए कि ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये संधि स्वर कहलाते हैं। अब मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? तो मूल दीर्घ स्वर तो वो होते हैं कि जो मूल स्वरों से भी मिलकर बने हों और लेकिन दीर्घ प्रकृति के हों, यानी कैसी? कि वो बड़े हों। दीर्घ यानी गुरु, कैसी प्रकृति हो उनकी? गुरु। इनको क्या बोला जाता है? इनको मूल दीर्घ स्वर, इनको गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। गुरु स्वर बड़े होते हैं क्योंकि ये, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं? तो समझिएगा आप कि ये कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। समझ आया? कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आई
ओ और औ, ये है संयुक्त स्वर। हालांकि क्या है, ये होते संधि स्वर ही हैं। संधि स्वर, इनको दो भागों में बांटा गया है। संधि स्वर यानी ये पूरे संधि स्वर ही हैं, ठीक है, बड़ा आ से लेके आउ तक ये सारे संधि स्वर ही हैं, लेकिन इन्हें दो भागों में बांट दिया गया है अलग अलग। तो ये मूल दीर्घ स्वर में आ जाएंगे, ये दीर्घ प्रकृति के, ठीक है, जो दो स्वरों से मिलकर बने हैं। और संयुक्त स्वर में यानी दो असमान स्वरों से मिलकर ये बने हैं, तो इन्हें संयुक्त संधि स्वर में डाल दिया है, ठीक है, उसमें शामिल कर दिया गया है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे समझाती हूँ मैं आपको। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है अलग से, तो आप नोट्स अच्छे से तैयार करते जाइएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको समझ आए कि मूल स्वर कौन से होते हैं। इन्हें हम ह्रस्व यानी छोटी प्रकृति वाले जो होते हैं ह्रस्व स्वर भी इन्हें कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है? ये हो गए 4 होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है। ऋषि, आ, ई, उ और ऋषि, ये 4 होते हैं। अब संधि स्वर, इनको दो भागों में बांट दिया है। क्या बोला है? ये स्वर मूल स्वर और दो स्वरों के आपस में मेल से बनते हैं, यानी इनके मेल से भी बनते हैं ये मूल स्वर, और दो स्वरों के आपस मेल से बनते हैं। तो समझिएगा, इनको दो भागों में बांटा था, अभी मैंने बताया था। एक तो दीर्घ हो गए, दीर्घ संधि स्वर, ठीक है। क्या लगाया था इसमें? मूल, क्योंकि ये मूल से भी मिलकर बनते हैं। मूल दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर, ठीक है। समझिएगा कैसे हुए ये, कैसे मिलकर बने हैं ये, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या बताया था? मूल दीर्घ स्वर में, मूल दीर्घ स्वर में मैंने क्या बताया था? मूल दीर्घ स्वर, इसमें कौन कौन से आए थे? इसमें आया था हमारा, क्या आया था? बड़ा आ, ठीक है। फिर क्या आया था? बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, ये तीनों ही थे मूल दीर्घ स्वर में। तो ये कैसे मिलकर बने हैं? मूल स्वरों से। ये मूल स्वरों से भी मिलकर बने हैं। और मूल स्वर कौन कौन से हैं? ये चारों हैं, यानी इनसे भी मिलकर बने हैं। तो बड़ा आ किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर बना है बड़ा आ, ठीक है। उसी प्रकार छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बनी है बड़ी ई। उसी प्रकार छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बना है बड़ा ऊ। तो आपको ये समझ आ गए होंगे कि ये हैं दीर्घ स्वर, और ये किन से मिलकर बने हैं? मूल स्वरों से, दो मूल स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। आया? तो ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। आ गया होगा आपको समझ में कि किस तरीके से ये मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब आगे मैं समझाती हूँ आपको कि जो संयुक्त स्वर हैं वो कैसे बने हैं। संयुक्त स्वर, और इनको अलग क्यों किया गया है? क्योंकि इनकी प्रकृति अलग है। ये दो समान स्वरों से मिलकर बने हैं जो कि मूल हैं, ठीक है, छोटी प्रकृति के। छोटा छोटा बड़ा आ, ठीक है, छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। तो दो एक जैसे ही स्वर से मिलकर बने हैं। अब क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कैसे, कौन कौन से होते हैं? पहले तो ये समझिए कि ये है ए, आई, ओ और औ, ये है 4, ठीक है। अब ये किन से मिलकर बने हैं? तो जो ए है हमारा, ए किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है ए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि ए जो बना है किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस छोटी ई से। आई किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस ए से मिलकर बना है आई, ठीक है। ये दोनों आ गए समझ में आपको। उसी प्रकार ओ किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस ऊ से मिलकर बना है ओ, ठीक है। और छोटा आ प्लस ओ से मिलकर बना है औ। आ गया समझ में अब आपको कि ये कैसे बने हैं, ठीक है। ये दोनों ओ औ, ये ए आई और ओ औ, चारों ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। अब यहाँ देखिए, ये और ये दोनों समान नहीं हैं, यानी ये हैं तो स्वर ही। क्या हैं? ये हैं स्वर, लेकिन दोनों असमान हैं, यानी एक जैसे नहीं हैं। ये भी दोनों समान नहीं हैं। उसी प्रकार ये दोनों भी समान नहीं है और ये दोनों भी समान नहीं हैं। तो ये कैसे होगा? ये दो असमान स्वरों से मिलकर बने हैं। ये क्या है? असमान स्वर,
से बने हैं और ये समान स्वरों से, ये दो समान स्वरों से यानी मूल स्वरों से मिलकर बने हैं। तो इतना आ गया समझ में, इसलिए इन्हें दोनों को अलग श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं, एक तो होते हैं ह्रस्व, ठीक है, ह्रस्व स्वर, फिर हैं क्या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर ये होते हैं। ठीक है, पहले क्या ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर ही पढ़ते थे उच्चारण में, लेकिन अब दीर्घ से संयुक्त को अलग कर दिया है। अभी मैंने बताया था दीर्घ स्वरों से संयुक्त स्वरों को अलग कर दिया गया है, इसलिए फिर इनके हमने 4 प्रकार बताए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त और प्लुत स्वर। ठीक है, अब ये चारों कौन कौन से होते हैं, ये उच्चारण के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व को हम क्या बोलते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व को क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखिए, कैसे समझेंगे आप, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय कम समय का प्रयोग होता है या फिर एक मात्रा का समय लगता है, यानी कम समय लगता है, ये समझिए कम समय लगता है, यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय, ठीक है, जिनका उच्चारण करने में क्या होता है, कम समय का प्रयोग होता है या फिर एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, एक मात्रा का ही समय लगता है, वे होते हैं, वे कौन से होते हैं, वे हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, वे लघु स्वर कहलाते हैं। लघु स्वर यानी जो छोटी प्रकृति के लघु स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा हो गई कि जिनमें एक मात्रा का ही समय लगता है, यानी कम समय का प्रयोग होता है, वे होते हैं हमारे लघु स्वर। लघु स्वर हो या ह्रस्व स्वर हो। ठीक है, कौन कौन से हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को ही मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। और ये अभी मैंने आपको बताए थे, इनको बस वर्गीकृत किया गया है अलग अलग उसमें, कि उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर अलग अलग रूप में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। लेकिन यही क्या है, हमारे ह्रस्व स्वर भी हैं, लघु स्वर भी हैं और यही है हमारे मूल स्वर। ठीक है, आगे आपको समझ इतना आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था और परिभाषा के द्वारा आप इस तरीके से समझिएगा कैसे, कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, अर्थात ये भी कह सकते हैं आप कि लघु स्वरों की तुलना में या ह्रस्व स्वरों की तुलना में दो गुना समय लगता है। ठीक है, समझ गए, 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ गया समझ में, जाहिर सी बात है क्या, कि लघु स्वर जो हैं उनसे अधिक समय लगता है, यानी उनसे दुगना समय लगेगा क्योंकि वो दीर्घ हैं।
कैसे हैं, दीर्घ हैं, बड़ी प्रकृति के हैं, ठीक है। तो उनमें क्या लगेगा, दुगना समय लगेगा, यानी 2 मात्रा का समय लगता है। तो ये होते हैं दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, अभी ही मैंने आपको समझाया था, आपको याद रखना है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। तो इनकी संख्या 3 हो गई, ठीक है। आपको याद रखना है इनकी संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। इनकी 4, तो आपको ऐसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, इन दोनों को आपको समझ आ गया होगा कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और लघु स्वर कौन से होते हैं। अब संयुक्त स्वर, जिन्हें कि दीर्घ से अलग कर दिया गया है, दीर्घ स्वरों से पहले उन्हीं में शामिल किया जाता था, ठीक है। अब संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, वे स्वर होते हैं जो कि 2 असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। 2 अलग अलग दिखने वाले यानी भिन्न प्रकार के जो स्वर होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं कौन से स्वर, संयुक्त स्वर। तो इसकी परिभाषा कैसे समझेंगे हम, क्या होगी इसकी परिभाषा, कि ऐसे स्वर जो 2 भिन्न स्वरों से या 2 असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर, ठीक है। क्योंकि वो 2 असमान स्वरों से मिलकर बने हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में, कैसे कि 2 अलग स्वरों से। तो देख लीजिए आप किस तरीके से वो मिलकर बने हैं, अलग स्वरों से कैसे बने हैं वो। ये हैं आपके संयुक्त स्वर, ए, आई, ओ और आऊ, ठीक है। ये चारों, ये हैं आपके संयुक्त स्वर। और ए जो है आपका किस किस से मिलकर बना है, ए बना है आपका छोटा आ प्लस ई से मिलकर, ठीक है। छोटा आ प्लस ई से मिलकर बना है ए। उसी प्रकार आई किससे मिलकर बना है, आई बना है छोटा आ प्लस ए से, ठीक है। आया छोटा आ प्लस ए से, इस तरीके से। और जो ओ है वो आपका किससे मिलकर बना है, छोटा आ प्लस ऊ से, ठीक है। और ये आऊ है, ये किससे मिलकर बना है, छोटा आ प्लस ओ से। तो ये हैं आपके संयुक्त स्वर जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बने हैं। ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, इस प्रकार सभी क्या हैं, 2 असमान स्वरों से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब प्लुत स्वर कौन से होते हैं, प्लुत स्वर, इसके बारे में समझिएगा। प्लुत स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय क्या होता है कि जो दीर्घ स्वर हैं, कौन से स्वर, दीर्घ स्वर, इनसे भी तिगुना समय लगता है, ठीक है। इनका जो उच्चारण होता है इससे तिगुना समय लगता है, यानी 3 मात्रा का, ठीक है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी तिगुना, ठीक है, यानी 3 गुना समय लगता है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके प्लुत स्वर। वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो आप लिखते जाइएगा इसे, इनको समझिएगा। परिभाषा के द्वारा मैं आपको समझाती जा रही हूँ कि इनसे भी अधिक समय लगता है, ठीक है। तो प्लुत स्वर आपको समझ में आ गए होंगे कि प्लुत स्वर की क्या परिभाषा है और ये होते कैसे हैं, कैसे इनका शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शब्द लिखते हैं हम, ओम, ऐसे बोलते हैं ना कि ओम, ऐसे करके राम। तो इनका उच्चारण किस में होता है, पुकारने में इनका प्रयोग किया जाता है। किस में, पुकारने में भी, ठीक है, पुकारने में इनका प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे कि बोलते हैं ओम, राम, इस तरीके के शब्द, ठीक है, ऐसे।
ये होते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। इनका उच्चारण में देर ज़्यादा समय लगता है, लंबा समय, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्लुत स्वर। आया आपको इतना समझ में? आगे बढ़ते हैं हम। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जीव के प्रयोग के आधार पर यानी जो हमारी जिह्वा है, ठीक है, जीव है जो हमारी, इसके प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? ये जीव के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने होते हैं ये? 3 प्रकार के होते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अब अग्र स्वर कौन से होते हैं आगे समझिएगा। जैसे ऐसे बता देती हूँ मैं आपकी, ये है जीभ आपकी, ठीक है, ये है पहला हिस्सा आगे वाला, ये मध्य का और ये पीछे का, ठीक है। तो ये जो आगे वाला हिस्सा होता है जीभ का हमारा, वो क्या कहलाता है? अग्र स्वर, ठीक है। यानी जीभ के आगे वाले हिस्से से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है वो कहलाते हैं हमारे अग्र स्वर, जीभ के आगे वाले भाग से। और ये है मध्य भाग जीभ का, मध्य स्वर, यानी यहाँ से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो होते हैं मध्य स्वर। और पिछले भाग से, ये पिछला हिस्सा है तो ये उच्चारित करेंगे पिछले हिस्से से, तो वो होते हैं हमारे पश्च स्वर। यानी जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है वो क्या होते हैं? हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। तो आपको ऐसे समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम कि अग्र स्वर क्या होते हैं, ठीक है। अग्र स्वर क्या होते हैं मैं आपको समझा देती हूँ, इधर ही समझा देती हूँ। जैसे कि ये है हमारे अग्र स्वर। अब इनकी परिभाषा क्या होती है मैंने आपको इस तरीके से तो समझा दिया है डायग्राम के माध्यम से कि कैसे होगा इनका उच्चारण, ठीक है। तो अग्र स्वर कौन से होते हैं? अग्र स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग से, अग्र यानी आगे वाले भाग से होता है, वे अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर कहलाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? यानी जिनका उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे वाले हिस्से से होता है वो कौन से होते हैं? हमारे अग्र स्वर होते हैं। और अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से आते हैं वर्ण? इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं इनमें? तो देखिए कौन से होते हैं वो? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और ऋषि, ठीक है। ये हो गए आपके, ठीक है। आया समझ में? ये हैं आपके, ठीक है। इतना आ गया होगा आपको समझ में कि जो आगे वाले हिस्से से उच्चारित होते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा है हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा होता है? मध्य स्वर में आपके 2 ही आते हैं। मध्य स्वर में कौन कौन से आते हैं? 2 आते हैं, 2 नहीं सॉरी 1 आता है। कौन सा? वो आता है आपका आ। कौन सा आता है? आ, जो मध्य से उच्चारित होता है। आया समझ में? यानी जिन स्वरों का उच्चारण, तो परिभाषा तो आप समझ ही गए होंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है वे कौन से होते हैं? वे कहलाते हैं मध्य स्वर। और वो कौन सा है? छोटा आ है, ठीक है। उसी प्रकार फिर क्या है आपके पश्च स्वर, यानी पिछले वाले हिस्से से। पश्च स्वर यानी पिछले वाले हिस्से से, जीभ के पिछले वाले हिस्से से पीछे से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वे कौन से स्वर कहलाते हैं? वे कहलाते हैं पश्च स्वर, ठीक है। आ गया आपको समझ में कि पश्च स्वर कहलाते हैं वो जिनका उच्चारण जिह्वा के पिछले हिस्से से होता है, वे होते हैं हमारे पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन कौन से हो गए? अब वो बड़ा आ, उ, ओ, औ, ठीक है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं हम। ओष्ठ यानी होठों की आकृति के आधार पर,
होठों की आकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण, ठीक है, 2 भागों में होता है। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार, ठीक है। होठों की आकृति के आधार पर 2 तरह के होते हैं, एक तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार, ठीक है, या फिर अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी, या फिर कहे गोलाकार या आगोलाकार। कई प्रकार के इनके नाम होते हैं जो होठों की आकृति के आधार पर ही इनको वर्गीकृत किया गया है। तो पहला वाला भाग आप समझना कि पहला वाला कौन सा है। पहला हम पढ़ेंगे अवृत्तमुखी, ठीक है। अवृत्तमुखी कहें इन्हें, अवृत्ताकार कहें, या फिर कहें अगोलाकार, ठीक है, अगोलाकार। आ गया इतना समझ? 2 तरह के होते हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो ये हैं इनके 3 नाम, अवृत्तमुखी, अवृत्ताकार या आगोलाकार। ये कौन से होते हैं? होठों की आकृति के आधार पर कौन कौन से होते हैं स्वर? इनकी परिभाषा से आप समझिएगा कि ऐसे स्वर, कैसे? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय या जिनको बोलते समय जो हमारे होठ होते हैं, ठीक है, इनका उच्चारण करते समय होठ की आकृति कैसी नहीं होती? गोलाकार नहीं होती। कैसी नहीं होती? गोलाकार नहीं होती। वे कौन से होते हैं? वे अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। आ गया समझ में? यानी जिनको बोलते समय होठों की आकृति कैसी नहीं होती? गोलाकार नहीं होती, यानी जो होठ की आकृति है वो गोल नहीं होती है जिनको उच्चारण करते समय, तो वे होते हमारे अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार या अगोलाकार स्वर उन्हें कहेंगे। अब वे कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से हो गए वो आपके? तो समझिएगा कि कौन कौन से होते हैं जिनको बोलते समय होठों की आकृति गोल नहीं होती है। अब स्वर तो हमारे 11 ही होते हैं, उनमें से आ इनको बोलते समय गोल नहीं होती हमारे होठों की आकृति। ई को बोलते समय भी नहीं होती, ई, ठीक है। फिर क्या है? ए, इसके बाद क्या है? ऋषि, ए, आई, ठीक है। ये होते हैं हमारे अवृत्तमुखी या अगोलाकार स्वरों के अंदर इन्हें रखा गया है, ठीक है। कौन कौन से? आ आप उच्चारण करके देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तभी आपको ये क्लियर होंगे। इस तरीके से यदि आप रटेंगे तो रटने से आपको कभी भी याद नहीं होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इनको उच्चारण करके देखिएगा, इनको उच्चारित करके देखिएगा कि आपके होठों की आकृति गोल होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। तो यदि इनकी आकृति गोल नहीं होती है होठों की जब आप इनका उच्चारण कर रहे हैं, तो ये हमारे अवृत्तमुखी अगोलाकार स्वर के अंदर इन्हें रखा है। आ, ई, ऋषि, ए, आई। इनको बोलते समय या इनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति कैसी नहीं होती है? गोल नहीं होती है। तो यही है हमारे अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आ गया होगा समझ में। आगे मैं दूसरा वाला आपको बताती हूँ, तो यही मैं आपको लिखूंगी, तो इसलिए मैं आपको इसको मिटा देती हूँ। दूसरा मैं आपको बताने वाली हूँ वृत्ताकार वाला, ठीक है। दूसरा कौन सा बताने वाली हूँ मैं आपको, आप नोट करते जाइएगा ताकि यदि मैं आप मिटा भी दूँ तो आपके पास ये कम से कम नोट रहे। ये आपके पास रहना चाहिए, आप इसको तैयार करें, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं देख के। तो दूसरा है हमारा, दूसरा कौन सा है हमारा? पहला वृत्ताकार बताया है मैंने, दूसरा है वृत्ताकार, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी भी बोलते हैं, वृत्तमुखी, और क्या बोल सकते हैं इसे? वृत्ताकार, वृत्तमुखी, या फिर
क्या नाम बताया था मैंने, वृत्ताकार हो गया, वृत्तमुखी हो गया, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति कैसी होती है, गोल, ठीक है, गोल हो जाती है, वे कैसे कहलाते हैं, वृत्तमुखी, ठीक है, वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। वृत्तमुखी कहें, गोलाकार कहें, ठीक है, या फिर वृत्ताकार कहें, इन्हें इन नामों से जाना जाता है कि वृत्ताकार हो, वृत्तमुखी हो या फिर गोलाकार हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल हो जाती है, तो वे होते हैं हमारे वृत्तमुखी स्वर होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो देखिए वो कौन कौन से होते हैं। पहले हमने किस किस को रखा है वृत्ताकार में, अब जितने भी स्वर हमारे बचे हैं टोटल होते ही कितने हैं, 11 होते हैं, 11 होते हैं। कुल में गिना जाता है तो 13 स्वर होते हैं, लेकिन जो 11 स्वर हैं हमारे, उनमें से हम इनको वृत्ताकार अवृत्ताकार में रख रहे हैं। तो जैसे कि उनमें शामिल कर दिया गया है किस किस को, उसमें आया था छोटा आ, बड़ा आ, ई, ए आई, ऋषि, ठीक है। तो बचे कौन से हैं हमारे, उ, इनको बोलने में हमारे होठों की आकृति गोल हो रही है, आप बोल के देखिएगा, उ, ओ, औ, ठीक है। तो ये है हमारे गोलाकार यानी वृत्तमुखी स्वर, ठीक है। इनमें हमारे होठों की आकृति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है, इसलिए उ, ओ, औ को इनके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, इतना तो आया आपको, इतना समझ। आगे बढ़ते हैं हम, स्वरों का उच्चारण स्थान। तो स्वरों का उच्चारण स्थान देख लीजिए कि कहाँ से इनको उच्चारित किया जाता है। यही होते हैं हमारे स्वर, आ, ई, उ, ऋषि, ए आई, ओ औ, ठीक है। ये कितने हो गए, 11 स्वर। कितने स्वर होते हैं, 11। तो ये हैं उनके वर्ण, और इन्हें किस वर्ग में रखा गया है, इन स्वरों को किस वर्ग में रखा गया है और उनका उच्चारण स्थान क्या है, यानी उनको कैसे उच्चारित किया जाता है, किन नामों से उन्हें जाना जाता है। तो जो अ है हमारा, आप इनको कैसे समझ सकते हैं, इनका उच्चारण स्थान कैसे जान सकते हैं, यदि आप इन स्वरों का उच्चारण करके देखते हैं, उनका उच्चारण जब आप करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि उच्चारण कहाँ से हो रहा है, वर्ण जो हैं इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, मुख के किस भाग से हो रहा है, तो वही उनका क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। इन्हें किन वर्गों में रखा गया है ये भी देखिए आप। आ जो हमारे हैं आ, ठीक है, वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से। कहाँ से होते हैं, कंठ से, आ, ठीक है। इसके बाद ई, इनको किस वर्ग में रखा गया है, तालव्य, ठीक है। किस वर्ग में, तालव्य, यानी जब इनका उच्चारण करते हैं ई, तो जो हमारी तालु होती है, ठीक है, तालु, उससे उच्चारित ये होते हैं ई, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ग में रखा गया है। समझिएगा ध्यान से। उ जो है हमारे उ, इनका उच्चारण करते समय जो हमारे होठ होते हैं, होठों की आकृति गोल होती है, अभी बताया था, तो ये ओष्ठ वर्ग में इन्हें रखा गया है। ओष्ठ यानी होठों की आकृति, ठीक है, ओठ हैं ये, ओष्ठ के आधार पर इन्हें उच्चारित किया जाता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ वाले वर्ग में रखा गया है। ऋषि जो हमारा है मूर्धन्य होता है। ऋषि कौन सा होता है, मूर्धन्य है इसका उच्चारण, तो ये से मूर्धा से उच्चारित किया जाता है ऋषि को, ऋषि, ठीक है। ऋषि यानी जो हमारी जीभ होती है मूर्धा को टच करती है। मूर्धा क्या होती है, हमारे जो मुंह के ऊपर वाली छत जो होती है, ऊपर वाला जो भाग होता है, हिस्सा होता है, वही होता है, ठीक है। इसलिए इसका उच्चारण कहाँ से है, मूर्धा से है, तो इसे मूर्धन्य वर्ग के अंदर रखा गया है। इसके बाद ए आई,
ए आई जो स्वर हमारे हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आप उच्चारण करके देखिएगा, कंठ, कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य दोनों से होता है, यानी ये कंठ में भी आते हैं, तालव्य दोनों से मिलकर होता है। कंठ से ध्वनि निकल रही है ए आई, तो जो जीव है हमारी तालु है उससे भी इसका हो रहा है उच्चारण, तो इसे कंठ तालव्य के अंदर रखा गया है। ओ औ जो है हमारे वो क्या है, कंठोष्ठ है, कंठ प्लस होठों से होता है, ठीक है, कंठोष्ठ है ये, तो ये ओ औ, ठीक है। तो इतने ये इनके वर्ग हैं, इन नामों से इन्हें जाना जाता है कि जो छोटा और बड़ा है वो कंठ वर्ग से हैं, ई तालव्य से, उ ओष्ठ से, और ऋषि जो है हमारा मूर्धन्य से है। ए आई जो है वो कंठ तालव्य दोनों से हैं, मतलब मिक्स हैं, कंठ प्लस तालव्य, तो इन्हें कंठ तालव्य बोलते हैं, ठीक है। ओ औ कंठोष्ठ, ठीक है। इनका उच्चारण कहाँ से है, कंठ से यानी गले से, ठीक है, तालव्य तालु से, ठीक है, ओष्ठ यानी होठों से, होठों से आ रहा है होगा समझ में। मूर्धन्य यानी मूर्धा से, मूर्धा से। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ठीक है, और कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और कंठोष्ठ भी लिख सकते हैं। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये स्वरों का वर्गीकरण किया था हमने, और स्वर जितने भी होते हैं आपके 11, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे यदि आप उच्चारण करके नहीं देखेंगे, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इनको उच्चारण करके देखिएगा, तो आपको समझ आएगा कि मैंने आपको जो समझाया है वो एकदम सही है, और आप ये चीज़ कभी भी नहीं भूलेंगे। यदि आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इनका उच्चारण करके देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा और आप इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक बार आप अच्छी प्रकार से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि जितने भी हमारे ये स्वर हैं ये इनको किस वर्ग में रखा जाता है, और इन्हें इन वर्गों में क्यों रखा जाता है, कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, ये सब आपको समझ आ जाएगा। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। अब जो हमारे बचे हुए दो हैं, अंग और आहा, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए कि जो अंग आहा मैंने इनको अलग रख दिया था, तो आपके मन में ये चीज़ भी आ रही होगी कि मैम ने औ तक तो बता दिया है, लेकिन जो अंग और आहा होते हैं उनका उच्चारण क्यों नहीं बताया। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अंग जो होता है हमारा, ये क्या है, नासिक की ध्वनि है, ठीक है, नाक और मुंह दोनों से निकली हुई ध्वनि होती है अंग, ठीक है। अंग कहाँ से निकलती है, नासिक की ध्वनि होती है, ठीक है, नासिक के, यानी अनुनासिक की जगह इस अंग का प्रयोग किया जाता है। ये जो बिंदी है इसे क्या कहा जाता है, इसे अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है इस बिंदी को, ठीक है। कौन सी बिंदी है ये जो शरीर रेखा के ऊपर लगती है, इसे अनुस्वार कहा जाता है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, अनुनासिक के बदले इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अनुनासिक जो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है और अनुनासिक के साथ ही क्यों किया जाता है, ठीक है, ये बताऊंगी मैं आपको। और जो आहा है हमारा, आहा, इसमें क्या साउंड निकलता है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें निकलता है हा का साउंड, आहा ऐसे निकलता है ना, आ और हा का साउंड निकलता है। कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है, ठीक है, कंठ से। कहाँ से निकलता है, ये कंठ से निकलता है, तो इसे कंठ वर्ग में रखा गया है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे होता है, ठीक है, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि ये है अंग और ये आहा, इनका उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। ये इतना स्वरों का वर्गीकरण हो गया है। आप स्वरों के बारे में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं इसका आगे वाला पार्ट भी आपके लिए लेके आऊँगी।
तो इसी तरीके से हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा दोस्तों, और हमारे सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हों MPSI पटवारी की, तो उनको आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।